हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा MiG-29K इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नेवल वर्जन है MiG-29 फाइटर्स का। कंपेरेटिवली एयरफोर्स वर्जन के काफ़ी एडवांस है। इंजन से लेकर एवियोनिक स्वीट की बात करें, उसके बाद वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें, हर मामले में ये MiG-29 से ज़्यादा MiG-35 के क्लोज हैं। और इवन अपग्रेड के बाद जाकर जो हमारे एयरफोर्स के MiG-29 हैं वो कुछ क्लोज आए हैं MiG-29K के। लेकिन अगर आप MiG-29K के साथ इंडियन नेवी को देखेंगे तो इंडियन नेवी इन प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा परेशान है। शुरुआत में इनको लेकर अवेलेबिलिटी इश्यूज़ रहे हैं। इंजन्स और स्पेयर का तो इशू था ही, साथ ही यूक्रेन द्वारा जो लीक रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई है उसमें रडार को लेकर भी इशू बताया जा रहा है, जहाँ पर जो यहाँ फेजरट्रॉन का ज़ूक ME रडार है, इसकी परफॉर्मेंस से इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी। इवन इसके रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड को लेकर नेवी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रही है। मात्र 150 फ्लाइट आवर्स का मेन टाइम बिटवीन फेलियर रेट यहाँ पर था, जो कि 2016 के अराउंड 20 आवर्स तक का बताया जा रहा था, जिसको बाद में 2017 में बढ़ाकर 60 आवर्स किया गया और अब 150 फ्लाइट आवर्स पर हम पहुँचे हैं। तो रशियन सपोर्ट कुछ खास हमें यहाँ पर मिला नहीं, ना ही प्रॉपर अपग्रेड पैकेज रशिया द्वारा ऑफर किया गया। जो ऑफ़र भी किया गया उस पर भरोसा हमने दिखाया नहीं, और इसलिए नेवी मजबूरी में डोमेस्टिक अपग्रेड के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अंतर्गत वेपन पैकेज को इम्प्रूव किया जा रहा है, जहां पर हमारी डोमेस्टिक मिसाइल्स, चाहे ये एयर टू एयर हो, चाहे ये एयर टू शिप हो, चाहे ये एयर टू सरफेस हो, उनका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जैसे कि अस्त्र मार्क 1, ब्रह्मोस NG और फिर NASM-MR। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम रडार अपग्रेड की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि रडार के साथ हमने परेशानियाँ फेस करी हैं। अल्टीमेटली इसमें एक उत्तम का वेरिएंट लगेगा। लाइकली जो गैन वर्जन हम तेजस मार्क 1A और मार्क 2 के लिए बना रहे हैं वो इसमें लगाया जाएगा, जिसके साथ इंडियन मिशन कंप्यूटर का अपग्रेड तो अभी किया ही जा रहा है। तो इन बेसिक अपग्रेड्स को करके इंडियन नेवी इन्हें एटलीस्ट 1 दशक और फ्लाई कराने की कोशिश करेगी। जब तक INS विक्रमादित्य को ऑपरेट किया जाएगा तब तक कम से कम इन प्लेटफॉर्म्स को उनसे फ्लाई कराने का प्रयास रहेगा। तो एयरफोर्स वर्जन के कंपैरिजन में ये कंपैरेटिवली नए प्लेटफॉर्म है, 2012 से ही सर्विस में है, तो एटलीस्ट 2 दशक तक और चलाने का इनको प्लान है। तो इसलिए इस अपग्रेड पर काम किया जा रहा है, क्योंकि आपको ये प्लेटफॉर्म अगर 2 दशक तक रेलेवेंट रखना है तो ये इंपॉर्टेंट एवियोनिक्स अपग्रेड आपको करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स को भी अपने MiG-29 UPG को दोबारा अपग्रेड करना चाहिए MiG-29K के अपग्रेड पर बेस्ड होकर। तो ये डिपेंड करेगा कि एयरफोर्स कब तक इन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करना चाहती है। सही पूछा जाए तो अगर तेजस मार्क 2 समय पर आ जाता तो 2030 से इन प्लेटफॉर्म्स का रिटायरमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए था। पर अगर हम तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन को देखें तो उसको देखते हुए नज़र आता है कि ये प्लेटफॉर्म 2032-33 से डिलीवर होना स्टार्ट होंगे। तो एटलीस्ट आपको MiG-29 के स्क्वाड्रन जो है 2035 तक तो ऑपरेट करने ही पड़ेंगे, यानी कि कम से कम 9-10 साल आप इनको और ऑपरेट करेंगे। वहीं पर नेवी के MiG-29 जो है ये 2040-45 तक ऑपरेट होने चाहिए। तो कंपैरेटिवली नेवी के MiG-29 की लाइफ थोड़ी ज़्यादा है, एयरफोर्स की कम है। साथ में अगर आप रफली एस्टिमेट मानकर चलें, क्योंकि MiG-29K के लिए अपग्रेड पहले ही प्लान कर लिया गया है, तो सेम अगर आप MiG-29 UPG के लिए कर रहे हैं तो एटलीस्ट पर प्लेटफॉर्म आपको 20 से 30 मिलियन डॉलर स्पेंड करना पड़ेगा। तो क्या 10 सालों के लिए 55 से 60 प्लेटफॉर्म्स के साथ ये अपग्रेड करना सही है? तो ये एक दुविधा वाली सिचुएशन है, क्योंकि एक्सपेंसिव अपग्रेड करके 5 साल भी उसको यूज़ ना कर पाना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। MiG-29K का अपग्रेड खुद 2030-32 के आसपास ही रोल आउट करेगा, तो इंडियन एयरफोर्स का इनको अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। बेसिक अपग्रेड्स यहाँ पर किए जा सकते हैं, जैसे कि जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पर लगाया जा सकता है, अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा सकता है, इवन मार्क 2 मिसाइल का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा सकता है, और डेटा लिंक का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जाना ज़रूरी है। तो टैक्टिकल डेटा लिंक के साथ साथ वेपन ग्रेड डेटा लिंक का इंटीग्रेशन अगर यहाँ पर हो जाएगा तो जो इनका कमज़ोर सेंसर पैकेज है उसको दूसरे एडवांस प्लेटफॉर्म कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर रफाल के साथ MiG-29 UPG ऑपरेट किए जा रहे हैं और MiG-29 UPG अस्त्र मार्क 2 जैसी मिसाइल्स को कैरी कर रहे हैं, तो अगर एनिमी को रफाल ट्रैक कर रहा है और वो MiG-29 की मिसाइल को टारगेट पर गाइड कर पा रहा है,
तब भी आपका काम यहाँ पर हो जा रहा है। इवन अगर एवैक्स गाइड कर पा रहा है इस मिसाइल को, तब भी आपका काम हो रहा है। तो ये बेसिक अपग्रेड जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा, ज़्यादा बेटर है रडार्स को अपग्रेड करने से। और शायद इसलिए अभी खाली अस्त्र इंटीग्रेशन की बात करी जा रही है MiG-29 यूपीजी में, उत्तम के इंटीग्रेशन की बात नहीं करी जा रही है। बाकी डिफेंसिव स्वीट आपका अच्छा होना चाहिए, उसके लिए MiG-29 यूपीजी में पहले से ही डिजिटल RWR का इंटीग्रेशन किया जा चुका है। साथ में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी इनबिल्ट जैमर यहाँ पर दिया गया है। तो ये 10 साल आप कह सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ होल्ड ऑन कर सकता है, बट डेटा लिंक अपग्रेड यहाँ पर मस्ट है। तो इस क्वेरी का यही जवाब है कि एयरफोर्स के MiG-29 यूपीजी में मेजर अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये प्लेटफॉर्म 1980s से ऑपरेट हो रहे हैं, रिटायर होने की कगार पर है और फर्दर इन पे पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। जितना बचाया जा सके उतना बचाया जाना चाहिए। सिमिलर केस मिराजेस के साथ भी है। अब ये प्लेटफॉर्म रिटायर होने चाहिए, अपग्रेड नहीं। बेटर वो पैसा बचाकर जिन प्लेटफॉर्म से इनको रिप्लेस किया जाना है उनमें लगाया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।